भारत की 543 सीटों में से 542 सीटों का चुनाव परिणाम आ चुका है। एक सीट जो गुजरात के सूरत जनपद के मुकेश दलाल, जो भाजपा प्रत्याशी थे मुकेश दलाल, वह निर्विरोध चुनाव जीत गए थे, इसलिए वहां की मतगणना होने से पहले ही परिणाम आ चुका था। वहां का परिणाम मतदान के दिन ही हो चुका था, क्योंकि उनके सामने कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। अब बात करते हैं इस बार के चुनाव की, तो जनता ने इस बार ऐसा फैसला दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता पे बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। जनता ने इस बार अल्पमत का फैसला किया है। अल्पमत के फेर में फंसे इस चुनावी रणनीति में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यह इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव था, जो पिछले चुनाव से आगे निकल गया, यानी कि 44 दिनों तक चला। जो 1951 से 1951-52 का जो आम चुनाव हुआ था भारत का, वह उसके बाद यह दूसरे स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नफरत भरे भाषणों पर कार्रवाई न करने के लिए चुनाव की आलोचना की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना दी गई और भारत के राजनीतिक विरोधियों के दमन का आरोप लगाया गया। हालांकि मोदी के गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने लोकसभा में 543 में से 293 सीटें हासिल की हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा शुरू में अनुमान से ज़्यादा सीटें हासिल करने के बाद भाजपा ने अपना बहुमत खो दिया है। विपक्षी गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी यानी कि इंडिया ने 235 सीटें हासिल की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यानी कि कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा 99 सीटें हुई। 99 सीटें पाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है। आपको बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ये एनडीए यानी कि एनडीए में कुल 41 दल शामिल है। वहीं विपक्ष की इंडिया ब्लॉक में 37 पार्टियां हैं। इनमें नेशनल पार्टियों सहित राज्यों के स्थानीय दल शामिल हैं। इस लोकसभा में सभी छोटे बड़े दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग पासवान ने 2, एक कैबिनेट एक स्वतंत्र प्रभार, जीतन राम मांझी ने 1, शिंदे ने एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार की मांग की, मंत्रालयों की मांग की। वहीं जयंत ने कहा कि हमें इलेक्शन से पहले एक मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद की मांग कर रही हैं या चाहती हैं। अब बात करते हैं सरकार कौन बनाएगा। अगर बात करें एनडीए गठबंधन की, तो भाजपा को 244 सीटें मिली हैं और बहुमत के लिए 273 सीटें चाहिए। वहीं विपक्षी दलों के पास 235 सीटें हैं। भाजपा अपने गठबंधित दलों के साथ पूर्ण बहुमत में तो सरकार बना रही है, जिससे हालांकि विपक्ष अभी भी बहुमत पाने से 38 सीटें दूर है। उसको 38 सीटें यदि और मिल जाएंगी तो वह सरकार बना सकता है, लेकिन यह एक विपक्ष के लिए एक टेढ़ी खीर है। बहुमत के लिए यदि विपक्ष चाहेगा तो नीतीश कुमार के जेडीयू की 12, चिराग पासवान की एलजेपी को 5, जीतन राम मांझी की हम की 1 और चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की 16, जयंत चौधरी की रालोद की 2, कर्नाटक की देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को 2 सीटें मिली हैं और यूपी की नगीना सीट से निर्दलीय सांसद बने चंद्रशेखर रावण को अपनी तरफ यदि विपक्ष शामिल कर लेता है तो वह सरकार बनाने में सफल हो सकता है, जिसे प्रधानमंत्री के दावेदार नीतीश कुमार हो सकते हैं। लेकिन यह इंडिया गठबंधन के लिए टेढ़ी खीर है। अब बात आता है क्योंकि विपक्ष के पास नीतीश कुमार ही क्यों, क्योंकि नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ा अनुभव इस समय किसी के पास नहीं है। वह किंग मेकर कहे जाते हैं, इसलिए नीतीश कुमार को विपक्ष ऑफर कर सकता है पीएम पद के लिए। पहले तो कोशिश होगी कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस अपना स्वयं का पीएम पद का उम्मीदवार बनाए। प्रधानमंत्री की बात कही जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही वो यह कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को हम उप प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन नीतीश बाबू कब पलट जाएं इनका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि उन्हें लोग मजाकिया लहजे में पलटू बाबू के नाम से भी बुलाते हैं। बिहार में हुए उपचुनाव के दौरान नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगा है कि इनमें 100% कुर्मी और कोयरी वोट ट्रांसफर करने का मादा नहीं रहा।
गठबंधन महागठबंधन में रहकर जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, तब पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का कहते फिरते थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे और खिड़की बंद हैं। तब प्रदेश अध्यक्ष यानी कि तब बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अकेले चुनाव लड़ने के पक्षधर थे और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर ली थी। बिहार का दौरा जारी रहा, लेकिन नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में आने पर बिहार के नेता खुश नहीं दिखे। हालांकि आज नीतीश कुमार काम के आदमी हैं। अब तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अकेले दम पर चुनाव लड़ने की मंशा भी ठान ली थी। दबी जुबान से ही सही नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। कहा जाने लगा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश भाजपा नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन आज स्थिति ये है कि सीटें किसी की भी ज़्यादा हों, लेकिन सत्ता में कौन बैठेगा यह नीतीश बाबू ही तय करेंगे। वहीं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए गठबंधन की बात करें तो सूत्र के अनुसार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके स्थान पर नागपुर से सांसद और भाजपा के कहा जाए या संघ के बड़े स्वयंसेवक या प्रभावी स्वयंसेवक नितिन गडकरी पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। यानी कि जो भी एनडीए गठबंधन के दल के जो भी सदस्य हैं या जो भी छोटी छोटी पार्टियों के नेता हैं, वह नितिन गडकरी पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं नरेंद्र मोदी के मुकाबले। हालांकि अगर भाजपा को सत्ता बचानी है तो नीतीश बाबू और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की इस शर्त को मानना ही पड़ेगा। हालांकि यह जल्दी ही निर्धारित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आगामी 8 जून को यह तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोगों में यह भी आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात इसमें और आती है कि इस बार जो सीटें कम मिली हैं वह कहीं न कहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व था उसकी कहा जाए कि गलत सीटों का बंटवारा कह सकते हैं, या कहा जाए कि गलत प्रत्याशियों उतारने के कारण इतनी बुरी हार भाजपा को मिली है। अब एक बात और सामने आती है कि कुछ दिनों पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा था, तो उस समय तमाम अखबारों में उनका यह बयान सुर्खियों में छाया था। अखबारों के फ्रंट पेज पर, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, द इकोनॉमिक हो, या बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारों में, प्रतिष्ठित अखबारों में यह मोटी मोटी लाइनों में हेडिंग छपी थी कि जेपी नड्डा ने कहा कि उसको अटल बिहारी वाजपेयी के समय की वाली भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज की भाजपा को जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यानी कि आरएसएस की जरूरत अब भाजपा को नहीं रही। इससे आरएसएस के कार्यकर्ताओं में, प्रचारकों में काफ़ी नाराजगी दिखी। हो सकता है कि आरएसएस के प्रचारकों ने इस चुनाव में इतना ध्यान नहीं दिया और भाजपा को यह मुश्किल का समय देखने को मिला। हालांकि विपक्ष का आरएसएस के कुछ जो प्रचारक हैं उनका भी यह कहना है कि मोदी के ऊपर दबाव जरूरी था, क्योंकि जब 2014 में मोदी चुनाव लड़े तब उनका एक बैनर था, उसमें उन्होंने नारा दिया कि जो कार्यकर्ता थे और आम जन तक जो पोस्टर चस्पा किए गए, उन पोस्टरों में यह नारा लिखा होता था कि मेरा परिवार भाजपा, मेरा घर भाजपा का परिवार। जब 2019 में ये स्थिति 2019 में चुनाव लड़ा गया, तब आ गया एक नया स्लोगन आ गया भाजपा की तरफ से कि मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी का एक नारा आ गया। उन्होंने क्या किया कि जो भाजपा के जो मूल वोटर थे, या कहा जाए कि जो आधार थे, उनको उन्होंने किनारे करने की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद 2024 के चुनाव में इनका यह नारा आया कि मोदी का परिवार। धीरे धीरे मोदी भाजपा को किनारे करके स्वयं भाजपा से ऊपर बैठते गए।
नारे बदलते गए, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे नारों में परिवर्तन होता गया। मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, इस तरह के तमाम नारे स्लोगन सामने आने लगे, जिससे आरएसएस के कार्यकर्ताओं में और जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो कहा जाए थिंक टैंक था भाजपा का, वह काफ़ी नाराज दिखा। इस कारण भाजपा को यहाँ पर नुकसान का सामना देखना पड़ा। हालांकि चर्चा यह भी है कि जो यूपी में भाजपा को नुकसान हुआ, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 37 प्रत्याशियों में से 31 प्रत्याशियों पर असहमति व्यक्त की थी कि यह 31 जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, वह चुनाव हार सकते हैं, इसलिए इनको बदला जाए। लेकिन जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व था, अमित शाह के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि अमित शाह ने उन सीटों पर प्रत्याशी बदलने के लिए स्वीकृति नहीं दी, और इसलिए ऐसा परिणाम आया कि भाजपा यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि 50 से ज़्यादा सीटें पाएंगी, पिछले चुनाव में 70 से अधिक सीटें भाजपा गठबंधन को मिली थी, इस बार जो है 37 सीटों पर 34 सीटों पर सिमट के रह गई है। हालांकि यह भी सोचना होगा कि जो इस समय सरकार बनेगी वह कितने दिनों तक चल सकती है। बाद में यदि प्रधानमंत्री मोदी से कोई भी दल का नेता नाराज होता है या असहमत होता है, तो यदि गुटों में, यानी कि अगर आज नीतीश बाबू भी अलग हो जा रहे हैं, तब भी चंद्रबाबू नायडू और अन्य छोटे छोटे दलों को मिलाने के बावजूद भी भाजपा का गठबंधन, यानी कि एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत में है। लेकिन अगर धीरे धीरे नाराजगी ज़्यादा बढ़ती गई और मोदी का, या कहा जाए कि उन पुराने नेताओं का, जो अमित शाह जैसे नेता हैं, उनका पुराना रवैया जारी रहा, तो जो गठबंधन दल के नेता हैं वह यदि अलग चले जाएंगे, जैसे कि मैंने पिछली बार अभी कुछ देर पहले कहा कि जेडीयू, टीडीपी, हम और एलजीपी, यानी कि लोजपा जिसे हम कहते हैं, उनकी पार्टी है बिहार में, और 2 सीटें रालोद की हैं, एक नगीना से सांसद निर्दलीय चुने गए हैं चंद्रशेखर रावण। ऐसे लोगों को मिला करके यदि एनडीए गठबंधन अपनी तरफ मिला लेता है तो भविष्य में इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास सरकार बनाने का कोई मोटो नहीं है। उनका मोटो यह रहेगा कि हम अपनी सत्ता बचा सकें और अपने लोगों को बचा सकें, क्योंकि जब इतने सारे दलों को मिल के सरकार बनाई जाएगी तो खींचातानी जारी रहेगी, विकास के कार्य अवरुद्ध होंगे। उनके पास विकास कार्यों को ज़्यादा तवज्जो ना देकर पैसा कमाने का हो सकता है कि हम लोग अधिक से अधिक बहुत दिनों बाद सत्ता में आए हैं तो पैसा कमा लें, या यह कहा जा सकता है कि अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता था उससे हमको मुक्ति मिली। हालांकि यह भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा, लेकिन अभी तक जो असमंजस का दौर जारी है वह स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि जो चर्चाएं हैं आम लोगों में, नेताओं में और मीडिया जगत में जो चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी बन भी सकते हैं, या फिर उनके स्थान पर नितिन गडकरी को संघ के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। भविष्य में ऐसा परिवर्तन हो सकता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ प्रकाश, कैमरामैन उमाकांत मिश्रा के साथ बुंदेल भास्कर।